आज हमारे बीच हैं श्री अरुण कुमार गुप्ता जी, जो सेवानिवृत्त हैं वन विभाग से, रेंजर की पोस्ट है। गुप्ता जी, मानव आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हालात में, आज के परिवेश में, आज के वातावरण में आप राजनीति को किस रूप में देखते हैं? मैं तो जो वर्तमान हालात है, जो आसपास की परिस्थितियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि राजनीति में सेवा के भाव की निरंतरता कमी होती जा रही है और इसे एक बिजनेस का रूप ले लिया कि अगर हमें राजनीति में कोई पद मिल जाता है तो हमें कहीं पोस्ट मिल जाएगा तो हम कुछ ना कुछ कमा लेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि बहुत से ऐसी पार्टियां जो रूलिंग नहीं है, उनके जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो एक्स एमएलए हो या वर्तमान एमएलए हो या एमपी हो, भाग भाग कर रूलिंग पार्टियों में जा रहे हैं और मुझे कोई ऐसा वो नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वो सेवा के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर वो रूलिंग में रहेंगे तो प्रशासन में या कहीं दबाव डाल सकेंगे, किसी अधिकारी को हड़का सकेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग करा सकेंगे। लेकिन जो लोग रूलिंग में नहीं है वो अपने को इस तरह के काम, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जिसे सेवा भाव करना, जनता की आवाज उठाना है, वो रूलिंग में ना होते हुए भी उठा सकते हैं। लेकिन जो मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं कि बहुत दिन तक थे, अब अगर पूरी पुरानी पार्टी में बने हुए हैं तो ये सोच के शायद अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनके पार्टी का भविष्य नहीं रह गया है और रूलिंग पार्टी चाहे कहीं भी हो पूरे भारत में, जहां जो सत्ता में आ रहा है उसी की तरफ वो खींचे चले जा रहे हैं। गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहते हैं। इसको आप किस एंगल से देखते हैं? मैं समझता हूं कि जैसे एक वृक्ष है, उसका अगर हम खाद पानी देते हैं तो नीचे जड़ों से ही जाती है, जड़ों से ही ऊपर तक पहुंचती है। तो जहां तक करप्शन की बात है, या आप ऐसे देख रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो नीचे से ही तो ऊपर जाती है। और मतलब है अगर नीचे से जड़ काट दी जाए तो ऊपर का फंगस सूख जाएगा। मैं समझता हूं अगर जड़ काट दी जाए तो ऊपर का फंगस सूख जाएगा। अब जड़ों को पानी मिल नहीं रहा, वो जड़ें दूसरी तरफ भाग रही हैं ताकि ऊपर वाला अपने आप सूख जाएगा। आपका कहने का तात्पर्य जितने भ्रष्टाचारी थे वो सारे सारे दूसरी पार्टियों में, बीजेपी में, खासतौर सत्ता वाली पार्टी में। मेरे कहने मतलब जहां भी जो सत्ता है रूलिंग पार्टी में जा रहे हैं कि वहां उनकी जीविका आजीविका से जोड़ के देख रहे हैं ना राजनीति को। अब मैं तो नहीं मानता कि आज के परिवेश में, जब हम डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे 75-76 की बात है, एक आम आदमी भी चुनाव लड़ सकता था। जितना रुपया खर्चा हो रहा, बाहुबल हो रहा है, हम तो ऐसा हमें कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जो आदमी पैसे से लाचार हो, या हमने अपने कॉलेज टाइम में, चाहे वो बीजेपी पार्टी जनसंघ हुआ करती थी और कांग्रेस भी हुआ करती थी, उन विधायकों के मकान आज भी हम देख रहे हैं खंडर में है, उनके मतलब उत्तराधिकारियों को कोई पैसा नहीं मिला। मैं मूल निवास तो मेरा गोंडा है, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई है और वहां हमारे त्रिवेणी साय जनसंघ के एमएलए थे और ईश्वर बाबू कांग्रेस के एमएलए थे। उनकी घरों को आज भी आप देख सकते हैं कि वो किस जीर्ण शीर्ण अवस्था में, उनके जो आने वाले उत्तराधिकारी हैं वो कैसे हैं। और आज अभी एक प्रधान की भी आप हैसियत देखोगे पिछले 5 सालों में, वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता। तो मैं तो नहीं मानता कि ये सब ईमानदारी से है। अरुण कुमार गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है। आप वन विभाग से जुड़े रहे हैं, तो वन विभाग आपकी नजरों में फिलहाल किस कंडीशन में, किस उससे चल रहा है? क्या बिल्कुल एक तरह से प्रोपर अगर देखा जाए सही चल रहा है, या फिर वहां कोई भी इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए, मैं 2016 में रिटायर हो गया। हमारे यहाँ 5 वर्षों से लगातार सीएफ नहीं है। मेरठ वाले जो सीएफ है उन्हीं पे चार्ज है, और यहाँ कोई तैनाती, कोई नियुक्ति आज तक नहीं हो पाई है किसी सीएफ की। तो क्या समझते हैं आप इसको? अब ये तो मेरी समझ में आ रहा है कि ये किन कारणों से नहीं है। इसे शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए, क्योंकि अस्थायी चार्ज में उतनी जिम्मेदारी मेरे हिसाब से तो रहती नहीं है। केयर टेकिंग में वाला है, मन से आदमी जब मन से किसी को चार्ज मिलता है तो वो पूरी तन्मयता से उसको डेवलपमेंट में या उसके प्रगति में देखता है। और जब वर्क का लोड इतना है तो मैं तो नहीं मानता कि जो है कि तमाम जिम्मेदारियां अगर एक व्यक्ति को दी जाए तो वो सही निर्वहन कर पाएंगे।
आप किस तरह का वातावरण चाहते हैं, कैसा देश में किस तरह का माहौल हो, राजनीतिक पार्टियों का क्या दायित्व बनता है? अब राजनीतिक पार्टियां जो जिस उद्देश्य से मतलब बनाई गई हैं और जिस उसके लिए बनाई गई हैं, मुझे तो लगता है वो अपनी क्या कहते हैं उद्देश्य से ही भटक गए हैं। मैं तो सन 86 में आपके सहारनपुर में 87 में अच्छी खासी सूखा पड़ी थी और मैं फॉरेस्टर के पद पर था और यहाँ हमने प्लांटेशन किया था और हमारे तत्कालीन कंजर्वेटर श्री आनंद सिंह नेगी जी थे और मुझे पता भी नहीं, हमें प्रशस्ति पत्र मिला था कि सराहनीय कार्यों के लिए। मुझे तो पता भी नहीं, जब वो प्रशस्ति पत्र मेरठ से आया तब मुझे पता चला। ऐसे मैं वहाँ मुजफ्फरनगर में था 92-93 में, तो वहाँ हमने बीटीसी का प्लांटेशन किया था और शासन से प्रशस्ति पत्र आया प्लांटेशन का। और तमाम नजीर होंगे पुराने लोगों के जो लोग भी कर रहे हैं, जैसे गंगनहर रुड़की में आप प्लांटेशन देंगे, मुझसे पूर्व पहले के सीनियर स्टाफ ने कराए हैं। तो अब हम तो नहीं कर देखते कि इतनी ईमानदारी से कोई और इंटरेस्ट, मेन बात है कि हम अगर किसी पेशे में आए हैं तो उस रुचि के साथ, जैसे अगर हम इसमें आए फॉरेस्ट में, तो हमें अपनी फॉरेस्ट की जो उत्तरदायित्व है, वृक्षारोपण करना, अपने अतिक्रमण को बचाना, अवैध पातन को बचाना, वो उस पर ध्यान दे के ही फोकस करने। मैं बिजनौर में था, रेवेन्यू दी हमने गवर्नमेंट को, 3-3 गाड़ियां जब्त कराई चोरों की, जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट में, और कानून भी सख्त बना 2000, वरना तो ये तुरंत कोर्ट में रिलीज हो जाते थे। इनके हौसले बुलंद थे। योगी जी की सरकार में इतना तो जरूर हुआ सहारनपुर के मामले में। मैं जानता हूं कि जो बादशाही बाग, साकुमरी और मोहन में इलिसिटर थे, उनपे इस सरकार का इतना दबाव कि कटान निश्चयता रुक गया। मेरी पोस्टिंग तब मैं डिप्टी रेंजर था, बादशाही बाग में की गई थी। वहां हैवी इलिसिट होने के कारण डीएफओ साहब भी, एसीएफ साहब भी और रेंजर साहब तीनों सस्पेंड हो गए थे। अरुण गुप्ता जी, आप रेंजर रहे हैं और वन विभाग से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमारे इस प्रदेश में लगातार हर वर्ष जुलाई के महीने में वृक्षारोपण होता है, जुलाई अगस्त में, लेकिन वृक्षारोपण के बाद पेड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है किसी तरह से। अक्सर उनमें से पेड़ सूख जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, कैसा होना चाहिए, किस तरह का करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कोई भी वृक्षारोपण जो किया जाता, नया ना लेकर के, जो वृक्षारोपण हमने किए हैं उससे 5 साल तक निरंतर उसकी मॉनिटरिंग और उस पे क्या क्या, जैसे कुछ सूख गए हो बदलवाने की जरूरत होगी, मतलब उसका मेंटेनेंस 5 साल की, और उसे जब एकदम फुल फ्लैश अपने स्तर पे पनपने का छोड़ दिया जाए तब नया क्षेत्र लेना चाहिए। और हमारे तो बिजनौर में तो आरक्षित वन क्षेत्र का सामाजिक वानिकी में तो बहुत सी जमीनें हैं जो आज तक भी अगर उसे करा जाए तो एक आप मतलब स्टेप बाय स्टेप, मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई एक टुकड़ा चुने और उसे वेल डेवलप करने के बाद ही दूसरे टुकड़े को चुने और फिर वहां प्लांटेशन करें। तो मैं मानता हूं कि ऐसे धीरे धीरे सारा जो रिक्त क्षेत्र है वो कवर हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, पता नहीं क्या ऐसी ऊपर से व्यवस्था है क्या है कि हम पिछले को भूलते हैं आगे चले जाते हैं, पिछले को भूलते हैं आगे चले जाते हैं, जिससे उतनी सफलता हमें नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। कांग्रेस मेरी समझ में तो ये आ रहा कि कांग्रेस में जितने भ्रष्ट नेता थे वो पैसा कमाते थे। कांग्रेस अगर भ्रष्ट होती तो सूचना का अधिकार क्यों बनाती, ताकि आज आपको किसी भी कार्यालय का भ्रष्टाचार जांचना है तो आप उसकी रिकॉर्ड मांग सकते हो, उसका बजट मांग सकते हो। ये किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया सूचना अधिकार। तो अगर वो भ्रष्ट थी तो उसने अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मारी? मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका शीर्ष नेतृत्व भ्रष्ट नहीं था, और जो उनको चूड़ी कसने के लिए, जैसे बहन जी के नाम से लोग उनके जन्मदिन पे चंदा देना है, पता नहीं बहन जी को वो चंदा मिल रहा है नहीं मिल रहा। जब बहन जी पे शिकायत गई इटावा के पास का कहीं का कोई एक कांड था जिसपे पता चला वो एक्सीएन से पैसा मांगा जा रहा था, जिसमें एसओ वगैरह सारे शामिल थे। कार्रवाई, वो बेचारा मर गया एक्सीएन, तो कुछ नहीं हुआ। वरना उस पर ऐसा जो पता चल रहा कि रेप का केस लगाना था क्या, लेकिन अब मर गया, तब उस पर काहे का केस लगाओगे? तब से चंदा प्रकरण बंद हो गया। तो शीर्ष नेतृत्व तक, अगर शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि उसके नीचे, चाहे कोई भी सरकार है, कि उसके नीचे आम जनता के बीच क्या हो रहा है, आप सच्चाई जानना चाहिए। आपने अभी कहा, आपने शब्द दोहराए कि जितने भ्रष्टाचारी थे वो मुझे लगता है कांग्रेस के वो इसमें चले गए। हाँ, उनको यहाँ कमाने का नहीं मिला। जब सीट ही नहीं है तो कहाँ से कमाएंगे पैसे? अब कुर्सी तो कमाएंगे। बीजेपी वाले उनसे कुछ सीख लेना चाह रहे कि कैसे कमाते थे वहां। कैसे, जैसे 70,000 करोड़
क्या कहा था चक्की पी सिंह, माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा नहीं था अजित पवार के लिए कि 70,000 करोड़ का क्या घोटाला है, चक्की पी सिंह कह नहीं रहे थे। अब आज वो वही है तो वो बताएंगे ना कि कैसे घोटाला होता है, कैसे क्या होता है, ये सीख लेंगे। उनसे ट्रेनिंग ले रहे। तो भाई मेरा तो यही मानना है कि भाई बिना कुर्सी के जो नहीं रह पा रहा, सच्ची बिना कुर्सी की भी सेवा हो सकती है जनता के लिए। ऐसे जरूरी नहीं कि अब मैं मंत्री बनाओ या हमें कोई किसी आयोग का अध्यक्ष बना दो तब मैं सेवा करूंगा। जनता की सेवा निस्वार्थ हो सकती है, कभी भी कर सकते हैं आप, उसके लिए कुर्सी जरूरत नहीं है।